नेक्स्ट आता है आपका ओशियानिक रिसोर्स। ओशियन, महासागर जिसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है ह्यूमन लाइफ में, चाहे डायरेक्ट तौर पे या इनडायरेक्ट तौर पे। आज की डेट में जो एक संपन्नता कहते हैं ना, प्रोस्पेरिटी, वो धरती के मुकाबले ओशियंस में बहुत ज्यादा है। अगर धरती पर जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, उनकी कमी है, तो बैलेंस किया जाता है ओशियंस की मदद। जो बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज हैं जो कि खास तौर से जुड़े हुए हैं ओशियन वाटर से या उनके फ्लोर से, उसे कहते हैं हम ओशियानिक रिसोर्सेज। इसमें आते हैं आपके सी वाटर, एक्वेटिक एनिमल्स, वेजिटेशन, वहाँ ओशियन में जो डिपॉजिट्स हैं, और भी बायोटिक और एबायोटिक मैटर, और साथ ही साथ टाइडल एनर्जी। ओशियन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या है ओशियन रिसोर्स। सबसे पहले आते हैं ओशियानिक बायोटिक रिसोर्स। जो प्रोस्पेरिटी है, संपन्नता है, जो टोटल नंबर ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पूरी तरह से किस पर निर्भर है? अवेलेबिलिटी पे, सनशाइन, सूरज की किरणों, या जो उनकी एक्टिव स्टेज है लाइफ साइकिल की, पर पूरी तरह से निर्भर है। ये जो बायोटिक रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे आपके प्लैंटन, डाइटम, ग्रास, सी फ्लावर, तरह की फिशेज, झींगा में आपके प्रॉन्स, लॉबस्टर्स होते हैं, नेल, स्टारफिश, क्रैब, कोरल, और बहुत सारी शेल्स, ये सब आते हैं आपके ओशियानिक बायोटिक रिसोर्स, सबके सब लिविंग है। दूसरे आते हैं ओशियानिक मिनरल रिसोर्सेज। कई तरीके के मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी हमें सी वाटर से मिलते हैं। एक बहुत बड़ा जो रिजर्व है केमिकल्स का, जो काफी वैल्यूएबल है, या जो मिनरल्स हैं, वो हमें मिलते हैं ओशियन की सतह पे या फिर पानी में। जो मिनरल्स पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं सी वाटर के अंदर, जिसमें आपका सॉल्ट, ब्रोमीन, मैग्नीशियम, गोल्ड, जिंक, सेलेनियम, थोरियम, ये सब के सब जो है समुद्र के पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। और जो मिनरल्स हैं जो कि आपकी धरती की या समुद्र की सतह पर है, वो जो है मिक्स्ड होते हैं, मैग्नेटाइट, मोनासाइट, सल्फर, डायमंड्स, इन सब से आपको मिक्स्ड फॉर्म में प्राप्त होते हैं। फिर आता है तीसरा आपका एनर्जी रिसोर्स। अब इसमें है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज क्या है? कई सारी ऐसी पॉसिबल फील्ड्स हैं ओशियन फ्लोर पे, जहां से आपको मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस अवेलेबल हो सके। मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस ज्यादातर हमें मिलती है गल्फ ऑफ मैक्सिको, नॉर्थ सी, नॉर्थ अलास्का, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, या फिर जो ऑयल फील्ड्स हैं कोस्टल जापान की, वहां से। ये जो है कैसे हासिल होती हैं? जब ओशियन फ्लोर को ड्रिल किया जाता है। बॉम्बे हाईफील्ड जो कि नियर मुंबई है, इंडिया के अंदर, अरब सागर, हमें वहां से भी जो है मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस प्राप्त होती है। दूसरा आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, टाइडल एनर्जी। ये आपको कहाँ से मिलेगी? जो बड़ी बड़ी समुद्र की लहरें होती हैं, समुद्र के जो तट है उसके अलोंग, वो होती है टाइडल एनर्जी, से हमें मिल सकती है। टाइडल वेव्स जो लगभग 15 मीटर ऊंची होती हैं, वो आपको गल्फ ऑफ फंडी, जो कि नोवा स्कॉटिया ऑफ कनाडा में है, वहां मिलेगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो बनती है इस एनर्जी के दौरान इस्तेमाल करके, उसमें जो है कैसे बना सकते हैं कि जनरेटर्स लगा के, स्टॉलिंग फैंस जो है, जो कि थोड़ा सा हल्का सा कम गहराई होती है जहां पर, वहां पर जो है फैंस को इंस्टॉल करके, जनरेटर्स लगा के, और जो फ्लो है ओशियन वाटर का उसको इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रिसिटी को वहां पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या है ओशियानिक रिसोर्सेज की और उनके सॉल्यूशन? बहुत सारे रिसोर्सेज आपको ओशियन में मिल जाएगी, इंसान इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप बहुत ज्यादा मछलियों का जो है, एक तरह से समुद्र में से मछलियों का शिकार करते हैं, एक तरह से उनको आप निकालते हैं। ये जो रिसोर्स है, अब मछलियां कब तक होंगी? खत्म हो जाएंगी। साथ ही साथ जो बेड और ओशियानिक रिसोर्सेज है, उन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। फिश होने के कारण प्रपोर्शन है फिश का, वो कम होता जा रहा है। खास तौर से जो बड़े बड़े फिशिंग सेंटर हैं, न्यू फाउंडलैंड जो कोस्ट है कनाडा का, वहां जो फिश की संख्या जो है वो कम होती जा रही है। बहुत ज्यादा शहरों का जो गंदा पानी है उसको रिलीज करते हैं, जो इंडस्ट्री के एफ्लुएंट्स हैं शहरों से, वो जो रिलीज किए जाते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो सी की है वहां पर, तो वहां की जो एक्वेटिक लाइफ है वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो रही है, बहुत तेजी से हो रही है। पॉल्यूटेड वाटर जो होता है, और मिनरल ऑयल रिफाइनरी से, जो कि बिल्कुल सी कोस्ट के किनारे होती है, उसको सी वाटर में छोड़ दिया जाता है। ऐसे में क्या होता है, जो कोरल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
ओशियानिक रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन रिसोर्सेज को सेव करने के इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का पहले प्रॉपर्ली ट्रीट होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही इनको ओशियन में छोड़ा जाए। तो बायोडाइवर्सिटी है ओशियन को बचाने के लिए ऐसे एरिया को जो है मरीन नेशनल पार्क के तौर पे डिक्लेयर कर देना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट हमारा एनिमल रिसोर्सेज। एनिमल रियरिंग जो है, पशुपालन जो है, उसको प्रैक्टिस ज्यादातर किस लिए करते हैं? मिल्क, मीट, ये सब हासिल करने के। इसके अलावा एग्रीकल्चर में जो है या ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर भी एनिमल्स का इस्तेमाल होता है। जैसे डेयरी इंडस्ट्री है, मिल्क हो या मिल्क से संबंधित जो भी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है। नतीजा, जो डेयरी इंडस्ट्री है वहां काउ जो है वो मेन एनिमल है और उसको यूरोप में जो है इसलिए पाला जाता है। के अलावा सोवियत यूनियन, नॉर्थ अमेरिका, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ सब जगह आपको काउ रेयरिंग बहुत मिलेगी। एनिमल हस्बेंड्री बहुत ज्यादा एनकरेज करी गई है। जो अमूल डेयरी ऑफ आनंद है वहां से डेयरी इंडस्ट्री हमारे यहाँ, जैसे अमूल है, अमूल बहुत ज्यादा हमारे यहाँ फेमस है। डेयरी इंडस्ट्री ज्यादातर डेवलप करी गई है कमर्शियल तौर पर यूएस के अलावा सोवियत यूनियन, कनाडा, फ्रांस, नीदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, अर्जेंटीना, यहाँ पर भी आपको डेयरी इंडस्ट्री मिल जाएगी। मीट इंडस्ट्री, अब मीट इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा डेवलप है उन कंट्रीज में जहाँ बहुत ज्यादा ठंडक होती है, फ्रिजिड जोन के लिए बहुत ज्यादा डिमांड है मीट। यूरोपियन कंट्री के अलावा सोवियत यूनियन, चाइना, कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटीना, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा डिमांड है। नतीजा क्या हुआ कि ऐसे में इनकी वो डेवलप हो गई है कंट्रीज में, एक तरह से डेवलप हो गई। अब मीट के प्रोडक्शन के लिए एनिमल्स जैसे काउ है, बोर है, बोर यानी वाइल्ड पिग जो गोट्स, इन सबको पाला जाता है। ये इंडस्ट्री डेवलप कर रही है साइंटिफिक तौर पे यूएस, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। फूल का प्रोडक्शन, मैक्सिमम नंबर जो शीप है वो आपको मिलेगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर या फिर सोवियत यूनियन। ऑस्ट्रेलिया जो है वो लीड करता है दुनिया में वूल के प्रोडक्शन। तो वूल है, मरीनो शीप सबसे बेस्ट टाइप की मानी जाती है। क्या के अंदर वुलन इंडस्ट्री जो कि हमारे को पुलोवर्स, ब्लैंकेट, शॉल ये सब जो प्रोवाइड करती हैं या प्रोड्यूस करती हैं, ये सब लोकेटेड है अमृतसर, लुधियाना, श्रीनगर, वाराणसी, आगरा, वहां पर इंडिया के। अब देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या है। जो एरिया है या जो क्वालिटी है पेस्चर लैंड की वो बहुत जरूरी है एनिमल हस्बेंड, लेकिन वो दिन पर दिन कम होती जा रही है के कारण और अर्बनाइजेशन के कारण। अब जो एनिमल रेयरिंग एक्टिविटी, जो वैल्यू है एनिमल्स की, उनका जो फॉडर है, चारा है, या उनसे संबंधित जो मेडिकल सर्विसेज, वेटनरी सर्विस है, वो बहुत कॉस्टली होती जा रही है और जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उससे बहुत लो इनकम आती है। मॉडर्नाइजेशन जो हो रहा है उसका डेवलपमेंट उतना नहीं है जितना कि रिक्वायर्ड लेवल होना है। एनिमल रियर्स जो हैं वो इस पोजीशन में नहीं होते, वो ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल तौर पे इन्वेस्ट कर पाए और ज्यादा से ज्यादा कमा पाए। रेमेडी ये है कि गवर्नमेंट जो है उसको एनकरेजमेंट करना चाहिए एनिमल रियर्स के अलावा स्पेशल एरियाज अनाउंस करने चाहिए, एनिमल्स वहीं पे जो है ग्रेजिंग कर सकते हैं। फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि कंस्ट्रक्शन हो सके स्टेबल्स का, मैन्यूर्स का, परचेजिंग करने के लिए, रियरिंग करने के लिए एनिमल्स। इंडस्ट्रीज जो कि आधारित है एनिमल रिसोर्सेज पर, उसको जो है स्पेशल कंसेशन देना चाहिए टैक्सेस में या सब्सिडाइज लोन देने, ताकि वो जो है और ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाए। लास्ट आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। मैन जो है वो सबसे मुख्य केंद्र में आता है रिसोर्स ज्योग्राफी, क्योंकि कोई भी मैटर यूनिवर्स के अंदर वो रिसोर्स नहीं बन सकता जब तक कि उसको इंसान द्वारा यूटिलाइज नहीं किया जाता अपनी जरूरतों को पूरा करने। यूनिवर्स में सिर्फ मैन ही ऐसा है जो यूटिलाइज करता है फिजिकल और कल्चरल एनवायरनमेंट को ताकि अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। यही जो है लैंड, वाटर, सॉइल, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मिनरल इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के इस्तेमाल को पॉसिबल बनाता है और डेवलप करता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल मैनेजमेंट और कल्चरल प्रोग्रेस। इन सब के लिए जो यूज है ह्यूमन पावर का, उसकी इंटेलेक्चुअल यानी दिमागी शक्ति का और टेक्नोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट। जो हमारी स्टडी है ह्यूमन, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, और कल्चरल फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन की को। पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, सेक्स रेशियो है, एज ग्रुप्स हैं, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं, लैंग्वेज ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स हैं, सबकी स्टडी करी जाती है। बहुत सारी समस्याएं भी हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की, जहाँ पर बहुत ज्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन की या बहुत कम डेंसिटी। रिसोर्सेज जो है
सप्लाई शॉर्ट होती है, और जब उनकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाती है, खासतौर से उन रीजन में जहां पर ओवर पॉपुलेशन होती है, इसके अलावा सोर्सेज जो है सफिशियंट तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाते, जो वर्किंग पॉपुलेशन है कम होती है उन रीजन में जहां पर पॉपुलेशन कम होती है। ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनको नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो पॉवर्टी यानी गरीबी, स्टार्वेशन, पॉल्यूशन, जो आपका प्रदूषण है, ये सब बड़ी बड़ी जैसे मेजर प्रॉब्लम्स बनती जा रही। सबसे बड़ी समस्या जो ह्यूमन है वो है उसका पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा बढ़ना। रिसोर्सेज भाई जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी हर इंसान को कुछ ना कुछ इस्तेमाल करने के लिए चाहिए, ऐसे में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। ग्लोबल तौर पे वर्ल्ड के उसमें अगर है तो रेमेडी जो है तभी हासिल हो सकती है जब इस तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि हमारे को अपनी पॉपुलेशन कम करनी है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल कर पाए और आगे आने वाली पीढ़ी को छोड़ पाए। ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? टाइप करिए आशा एजुकेशन हैं अगले चैप्टर।